नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 मार्च सन 2023। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज नवरात्रि का 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा होगी। चलिए बढ़ते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में फिर देखने को मिलेगी आफत की बारिश, आज से छा सकते हैं संकट के बादल। EPFO में 12वीं पास के लिए वैकेंसी, 92,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, EPFO ने बढ़ाई ब्याज की दरें। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन फिर से बढ़ी। युवाओं को रोजगार मिलने में होगी आसानी, ITI में शुरू होंगे 2 नए कोर्स। व्हाट्सएप से मैसेज भेजने के बाद एडिट कर सकेंगे यूजर्स। सबसे पहले iOS यूजर्स को मिलेगा फायदा, मैसेज सेंड करने के 15 मिनट का मिलेगा टाइम। और सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी, सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में आई बड़ी गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से आफत की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत व पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है। 29 मार्च की शाम को पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा। 29 मार्च से कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी हो जाएगी, जो कि 30 मार्च से और बढ़ जाएगी। कई राज्यों में 29 मार्च से बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। हरियाणा समेत पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान प्रभावित होगा। इन राज्यों में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में किसानों के लिए भी चिंता बन चुकी है, क्योंकि फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 30 मार्च से लेकर जो कि 1 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी जारी रह सकती है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा में कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिस कारण से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में CM मनोहर लाल खट्टर ने फसलों के मुआवजे के लिए विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश जारी किए थे। अब फिर से मौसम विभाग की नई अपडेट ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। इंडियन एयरफोर्स जॉब्स अपडेट। भारतीय वायुसेना फरीदाबाद में आई अनेक पदों पर भर्ती, मिलेगा 30,000 रुपए वेतन। भारतीय वायुसेना फरीदाबाद द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2023 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच रहेगी। आवेदकों का जन्म 29 जून 2002 को अथवा उसके बाद हुआ हो तथा 29 दिसंबर 2005 को या फिर उससे पहले हुआ हो। लश्कर, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर इत्यादि पदों पर यह भर्तियां होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा सरकार ने फिर से बढ़ा दी है। सरकार ने एक बार फिर से राहत देते हुए डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पैन और आधार को लिंक करने की अब अंतिम तिथि 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था। ऐसे में पैन कार्ड धारकों को थोड़ी और राहत देते हुए सरकार ने पैन आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सरकार ने पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख भले ही बढ़ा दी हो, लेकिन जुर्माना फीस अब भी देनी होगी। अब आप 30 जून तक पैन आधार से लिंक बिल्कुल वैसे ही करा सकेंगे जैसे अभी तक करा रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक अभी लिंकिंग करने पर आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। महेंद्रगढ़ में फिर खुला मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। 177 गांव के किसान दे सकेंगे ओले व बारिश से फसल खराब की जानकारी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसानों की मांग पर हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा से खोल दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह पोर्टल नुकसान होने वाले जिलों के 177 गाँव के लिए खोला गया है। अब जिला के किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबा की सूचना दे सकते हैं। DC डॉक्टर जयकृष्ण आभिर ने बताया कि किसानों की मांग पर सरकार ने पोर्टल खोल दिया है। कुछ किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया था। ऐसे में वे किसान अब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सूचना देने से वंचित रह गए थे। सरकार ने अब ऐसे वंचित रहे किसानों के लिए केवल कुछ दिन के लिए पोर्टल खोला है। किसान जल्द से जल्द अब पोर्टल पर अपनी सूचना दे सकते हैं। DC ने किसानों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अवश्य अपनाएं। प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 PM श्री स्कूल बनाने की योजना है। कुल 280 PM श्री स्कूल बनेंगे। पहले चरण में केंद्र सरकार ने 124 स्कूलों को मंजूरी दे दी है। PM श्री स्कूल पहले से चल रहे स्कूलों को ही डेवलप करके बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार हरियाणा को प्रत्येक स्कूल के लिए 50 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाएगी। ऐसे में हरियाणा सरकार ने नए मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की योजना अभी टाल दी है। पहले 500 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की योजना थी, लेकिन अब PM श्री स्कूल ही बनेंगे। PM श्री स्कूल बनाए जाने की योजना इसी शैक्षणिक
शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे स्कूलों से भी स्टाफ लाया जाएगा। इन स्कूलों में रोबोटेक, ड्रोन, कोडिंग, डेटा मैचिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, क्रिप्टो, एस्ट्रोनॉमी, रॉकेट साइंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर योजना बना रहा है। पहले चरण में केंद्र को 124 स्कूलों की सूची भेजी थी। इन्हें पीएम श्री में तब्दील करने की अनुमति मिल गई है। जल्द ही अब 156 स्कूलों की दूसरी सूची भी भेजी जाएगी। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर आदेश दिए हैं कि 29 मार्च बुधवार को सभी जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। विद्यालय का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। हालांकि स्कूल स्टाफ अपने समय पर ही स्कूलों में आएगा। दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में समय में फिलहाल बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी के दिन का विशेष महत्व होता है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन दुर्गा मंदिरों में माँ दुर्गा के चरणों में 8 कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। माँ दुर्गा को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रि में 9 दिनों तक अलग अलग 9 देवियों की पूजा करने का विधि विधान है। हरियाणा के बहादुरगढ़ और आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। युवाओं को रोजगार से अधिक अवसर मिले, इसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में 2 नए कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। युवाओं में स्किल डेवलप करने के उद्देश्य से इन नए कोर्सों की शुरुआत की गई है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहादुरगढ़ में डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेक्नीशियन होम एम्प्लॉयज नाम के 2 नए कोर्सों की शुरुआत की गई है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तथा नौकरी करने वाले युवा भी इन कोर्सों को अपना सकते हैं। इसके लिए 31 मार्च तक स्किल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कौशल बढ़ाने के इच्छुक स्टूडेंट्स इन कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल यानी RTS बिल के विरोध में बुधवार को पूरे राज्य में मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के सभी रैंक के डॉक्टरों ने आज पूरे दिन सामूहिक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इधर सरकार ने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस कारण राज्य में आज PHC, CHC, उप जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में OPD सर्विस बंद रहेंगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों और ICU में भर्ती मरीजों का इलाज पूरा दिया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में आंदोलन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों पर सरकार अब एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे डॉक्टरों को कार्रवाई का अब डर भी सताने लगा है। डर है कि सरकार पुलिस केस या फिर अन्य एक्शन के जरिए उन्हें परेशान कर सकती है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं मंगलवार को संपन्न हो गई। अंतिम दिन कक्षा 12वीं का इतिहास व जीव विज्ञान का पेपर हुआ। बता दें कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से प्रारंभ हुई थी। प्रदेश भर में 1476 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं कक्षा के 2,96,329 परीक्षार्थी और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के 2,63,409, वहीं ओपन स्कूल के 73,240 व DLED की परीक्षा में 10,093 छात्र छात्राएं परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। अब 29 यानी आज और 31 मार्च को बोर्ड उन विषयों की परीक्षा लेगा जिनको बाहरी हस्तक्षेप के चलते या फिर पेपर लीक होने के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों पर रद्द कर दिया गया था। 29 मार्च को 10वीं का रद्द पेपर और 31 मार्च को 12वीं और साथ में 10वीं एक विषय में बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। प्रदेश सरकार ने नांगल चौधरी हलके के गरीब बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शहरी संपदा और श्रम विभागों के माध्यम से BPL परिवारों एवं श्रमिकों के परिवारों के बच्चों को कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का बड़ा फैसला लिया है। इस आशय का पत्र श्रम विभाग की संस्तुति पर शहरी संपदा विभाग ने हाल ही में जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार नांगल चौधरी शहर में लगभग 1,40,00,000 रुपए की लागत से अम्बेडकर भवन का निर्माण हुआ है तथा इसके साथ ही एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण भी किया गया है जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया है। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अंबेडकर भवन में गरीब विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाने का विचार पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं। इस कोचिंग सेंटर में गरीबों के बच्चों से फीस नगण्य होगी तथा श्रम विभाग अपने स्तर पर कोचिंग सेंटर का सारा खर्च वहन करेगा जिसमें सक्षम अध्यापकों की नियुक्ति भी सम्मिलित है। इसके सफलतापूर्वक लागू होने के उपरांत क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी तथा उम्मीद है कि ये नई प्रतिभाओं को निखारने में अपना योगदान देगा। महेंद्रगढ़ जिले में बदमाशों पर नजर रखने के लिए नारनौल लघु सचिवालय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में दृष्टि केंद्र का ADGP डॉक्टर M रविकिरण ने मंगलवार को उद्घाटन किया। दृष्टि केंद्र नारनौल के जरिए अब जिले में 156 CCTV कैमरों पर नजर रहेगी। जिले में लगाए गए सभी CCTV का मेन कमांड सेंटर दृष्टि केंद्र लघु सचिवालय में बनाया गया है। इसके साथ ही इनका डेडिकेटेड सब कमांड सेंटर महेंद्रगढ़, सतनाली, नांगल चौधरी, कनीना व अटेली में भी बनाया गया है। पुलिस ने CSR के माध्यम से करीब 11 लाख रुपए की कीमत के CCTV कैमरा जिले भर में लगवाए हैं। इस व्यवस्था
से अब जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस योजना के तहत जिले के प्रत्येक तिराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। पुलिस की ओर से जिले के मुख्य मार्ग चौक जैसे कि महावीर चौक, आजाद चौक, राजीव चौक, तुलाराम चौक, गौशाला चौक, अम्बेडकर चौक, जिले के मुख्य बाजारों, बस स्टैंड आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसा करके जिले में पुलिस ने अपनी तीसरी आंख को मजबूत करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ खाते में जमा ब्याज दर पर 0.05% बढ़ाकर 8.10% से 8.15% कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने मंगलवार को अपना कार्यालय आदेश जारी किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने पीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.10% कर दी थी, जो कि 43 साल में सबसे निचला स्तर था। बता दें कि देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारी पीएफ के दायरे में आते हैं। ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है, तो वहीं कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर डीए का 12% योगदान भी देती है। कंपनी के 12% योगदान में से 3.67% पीएफ खाते में जाता है और शेष 8.33% पेंशन योजना में जाता है। एक ही कर्मचारी के योगदान का सारा पैसा पीएफ खाते में जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी वजह से लोग अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इसी दिशा में अब देश के 100 से अधिक प्रमुख शहरों में 3 किलोमीटर पर और हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पेट्रोल कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपने अपने पेट्रोल पंपों पर 7,432 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अगले साल मार्च तक इन चार्जिंग स्टेशनों का काम भी पूरा हो जाएगा। देश की सभी स्मार्ट सिटी और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 2859 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एसएसए के 2674 और स्टेनोग्राफर के 185 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं वह 26 अप्रैल तक ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 25,500 रुपए से लेकर 92,300 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एसएसए के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जबकि स्टेनोग्राफर पद के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 40 अंक की गिरावट के साथ 57,613 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट देखने को मिली है। यह 16,951 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयरों में गिरावट तो वहीं 11 शेयरों में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 6.97% गिरा। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 230 रुपए की गिरावट के साथ 58,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रह गया है। इसके अलावा चांदी की कीमत में भी 380 रुपए लुढ़क कर 69,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। 2 दिनों में चांदी की कीमतों में 1,080 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 16 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।